Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसकी चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो डिटेल से देखेंगे। बच्चों, इससे पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को स्टडी किया। सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को देखा, फिर उन फैक्टर्स को देखा जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर असरअंदाज होते हैं। अब बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को जो है वो स्टडी करना है। अब बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है। तो बच्चों देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जो है ये इक्वेशन लिखी हुई है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें जो सेल है वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ता है, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़कर बच्चों इससे क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और साथ क्या बनाता है बच्चों, एटीपी बनाता है। एटीपी को बच्चों जो सेल है वो एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। वाटर को बच्चों सेल जो है वो यूज कर लेता है। अगर इजाफी पानी है तो उसको यूरिन के जरिए या स्वेट के जरिए बाहर निकाल देगा। बच्चों, मसला आता है इस कार्बन डाइऑक्साइड का। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो बच्चों, इस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, ठीक है, सांस लेने का निजाम मौजूद है। बच्चों, उसके जरिए इस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। बच्चों, यहाँ पे देखें, आप फर्ज करें कि एक कैपिलरी है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो पीछे से आप समझें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है। अब बच्चों, की ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करती है, जैसे ही ये सेल के पास आती है, ठीक है, बॉडी टिश्यूज के पास जाती है, तो बच्चों ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है। बच्चों, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों, वो सेल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो तोड़ेगा। सेल जो है ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके न्यूट्रिएंट्स को तोड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, लिपिड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ग्लूकोज को ही ले लेते हैं, क्योंकि हम ग्लूकोज को जो है एज एन एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट करें, ग्लूकोज को जो है वो लेता है सेल, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको तोड़ता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ उससे एटीपी बनती है। अब बच्चों, ये जो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एट अ सेम टाइम सेल जो है वो इस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को इस कैपिलरी के अंदर डाल देता है। जब यहां से ऑक्सीजन जो है वो इस सेल के अंदर दाखिल होती है, तो एट अ सेम टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस सेल से इस कैपिलरी के अंदर दाखिल हो जाती है, ठीक है, जिसको हमने इस चैप्टर का जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो बच्चों इसी को ही हमने जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन का नाम दिया था। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो है वो पिछले दो लेक्चर्स के अंदर इसको जो है वो बार बार दिखाया है। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है कि बच्चों, हमारा जो दिल है वो क्या करता है, वो बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेता है, और उसको लेकर बच्चों किसको दे देता है, लंग्स को दे देता है। लंग्स के लेवल पर बच्चों क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो थी वो कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, ठीक है। अब वो उससे होता क्या है, लंग्स उस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। तो बच्चों, अब आगे से जो ब्लड आता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चों, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा दिल के पास जाता है, तो दिल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर सारी बॉडी के अंदर जो है वो पंप करता है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे देखें, जब ये यहाँ पर बॉडी टिश्यूज के करीब जो है वो पहुंचती है, तो यहाँ पर बच्चों वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर क्या करता है बच्चों, अपनी ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। और जो बॉडी टिश्यूज ने सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी बच्चों, उसको जो है वो ब्लड ले लेता है, ठीक है। और अब बच्चों, जो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर का मकसद है वो ये है कि जब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जब वो बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन देता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो बच्चों वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस ब्लड के जरिए लंग्स तक किन तरीकों के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तीन मेन तरीके, हम इनको आगे तफसील से देखेंगे। हमारा आज के लेक्चर का मेन फोकस इस पर होगा कि जब बॉडी टिश्यूज को बच्चों ऑक्सीजन दी जाती है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया कि जब सेल से जो है वो ब्लड के अंदर दाखिल होती है, तो ब्लड के अंदर बच्चों आया कि वो किन तरीकों के जरिए जो है वो लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। हमने इस चीज को जो है वो स्टडी करना है। बच्चों देखिए, हमारी बुक में जो है वो कुछ लाइंस लिखी हुई हैं आपने इसको इंट्रोडक्शन की हेडिंग देख के
इसमें जो है वो ये लाइंस लिखनी है। बच्चों, वो कहता है ब्लड कैपिलरीज डिलीवर ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। बच्चों, जो ब्लड कैपिलरीज है वो टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज, और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं बच्चों, रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं। बच्चों, ये बात मैंने आपको वही बताई, पीछे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसने बॉडी टिश्यूज को बच्चों क्या किया, ऑक्सीजन दी और बदले में बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर स्टूडेंट्स देखें वो क्या कहता है, वो कहते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यूज देन इन ब्लड। बच्चों, यहाँ पे देखें मैं आपको जो है वो इस पिक्चर से समझाता हूँ। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरनल रेस्पिरेशन और ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अभी हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखें ये पीछे से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ये कैपिलरी है, और बच्चों यहाँ पे ये बॉडी के सेल्स हैं, ये बॉडी टिश्यू आप कह लें। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम जो है वो टिश्यू कहते हैं। तो बच्चों, ये बॉडी के सेल्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए। बच्चों, होता यह है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो बच्चे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद होती है। तो बच्चे ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करती है, ठीक है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट होती है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है। जब बच्चे ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है तो बच्चों के सेल्स जो हैं वो इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना। और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके बच्चों क्या बनाते हैं, ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनाते हैं। जब उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उससे यही बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और उससे एटीपी बनती है। तो बच्चों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है इन सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो इस कैपिलरी की निस्बत ज्यादा होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है जिसकी वजह से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो इस कैपिलरी की निस्बत ज्यादा होगा। और बच्चों, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब बच्चों, इसके नतीजा में फिर क्या होता है, यहां से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। यहां पे बच्चों इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहां पे इसका प्रेशर कम है, इसका मतलब ये है कि यहां पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें वो कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो टिश्यूज में ज्यादा होता है ब्लड की निस्बत। बच्चों, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। बच्चों, पार्शियल प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पार्शियल प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज में ज्यादा है और ब्लड के अंदर कम है। बच्चों, अब इट काजेज द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सबब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड को कि तो दाखिल हो फ्रॉम टिश्यूज से इनटू द ब्लड के अंदर। ठीक है, वाइल जबकि द प्रोसेस रिवर्सेस इन लंग्स। बच्चों, जब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, जब ये लंग्स तक पहुंचता है, यहाँ पे देखें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बच्चों लंग्स तक पहुंचता है तो अब यहाँ पर काम उल्ट हो जाता है। अब उल्ट कैसे हो जाता है, यहाँ पे देखें बच्चों, मैंने आपको जो है वो यहाँ पे इसे समझा रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पे देखेंगे एल्वोलाई है और एल्वोलाई के गिर्द ये कैपिलरी है। अब बच्चों, इस कैपिलरी के अंदर वही ब्लड है जो कि इस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया। अब बच्चों, अब जब आप इस कैपिलरी का इन टिश्यूज के साथ मवाजना करेंगे तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम थे, लेकिन जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड ली तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जाहिर सी बात है, जब बच्चों ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था उसने जब ऑक्सीजन रिलीज की, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों होता यह है कि जो एल्वोलाई के कैपिलरी मौजूद है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है बनिस्बत एल्वोलाई के अंदर मौजूद एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे। ठीक है, आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर फिगर बताई थी, इसमें तकरीबन 0.2 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर होता है सिर्फ एल्वोलाई के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर असल में वही है जो कि एनवायरमेंट के अंदर है। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर जो एयर मौजूद है ना उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर है। ठीक है, तकरीबन 0.2-0.3% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो बच्चों, इसका पार्शियल प्रेशर भी एनवायरमेंट के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी बहुत कम है। तो जब इस एयर एल्वोलाई के अंदर बच्चों जो एयर मौजूद है, जब इसका कंपैरिजन किया जाता है इस कैपिलरी के अंदर मौजूद ब्लड से, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है और एल्वोलाई के अंदर जो एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो बच्चों, अब होता क्या है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी डिफ्यूजन के जरिए इस एल्वोलाई के अंदर मूव कर जाती है। और बच्चों, जब ये यहाँ पे मूव कर जाती है, फिर हम जब सांस बाहर निकालते हैं, एक्सलेशन करते हैं बच्चों, तो फिर होता क्या है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा के साथ जो है वो एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों, वो कहते हैं जबकि जो प्रोसेस है लंग्स के अंदर आकर रिवर्स हो जाता है, जहां पर पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है एल्वोलाई में देन इन ब्लड की निस्बत। ठीक है बच्चों, यही बात जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई के अंदर कम है ब्लड की निस्बत। क्लियर।
तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो इस चीज को अच्छी तरह से समझना है। अब बच्चों वो बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों यहाँ से बॉडी टिश्यूज से लंग्स तक बच्चों कैसे लेकर जाया जाता है, आए बच्चों अब हम जो है उन तरीकों को स्टडी करते हैं। बच्चों हमारी बुक के अंदर जो है लिखा हुआ है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम टिश्यूज, टिश्यूज से लेकर टू लंग्स, लंग्स तक इन 3 वेज, 3 तरीकों के जरिए। 3 तरीके हैं जिनके जरिए जो हमारा ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यू से लेता है और लंग्स तक उनको पहुंचा कर आता है। अब बच्चों वो कौन कौन से 3 तरीके हैं, आपने बच्चों इनके नाम और उनके परसेंटेजेस भी याद रखनी है। जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है बच्चों वो बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में होती है। बच्चों बाइकार्बोनेट आयन किसे कहते हैं, HCO3-1। बच्चों ये जो आयन है ना इसको हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। ध्यान में रखें बच्चों कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3-2, इसे हम कार्बोनेट कहते हैं। लेकिन जब बच्चों इस कार्बोनेट के साथ H लग जाता है तो इसे हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों इस बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में 72% के करीब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू से लंग्स में। उसके बाद बच्चों 20% के करीब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में मुंतकिल होती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से बच्चों क्या मुराद है, जिस तरह हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ा था ना, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है तो उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इसी तरह बच्चों जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बच्चों इस शक्ल के अंदर 20% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज से लंग्स तक। उसके बाद बच्चों बहुत कम 8% के करीब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट की जाती है टिश्यू से लंग्स तक। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। अब बच्चों एक एक करके हम इनकी डिटेल जो है वो देखते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों यहाँ पे देखें वो कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 72% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तकरीबन बच्चों 72% के करीब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस कैरिड इन द ब्लड, उसको ब्लड के अंदर कैरी किया जाता है, लेके जाया जाता है एज बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में। ठीक है, अब बच्चों बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में कैसे लेके जाया जाता है आपने इस चीज को जो है वो समझना है। बच्चों आए हम सबसे पहले जो है उसको फिगर से समझते हैं। बच्चों आप इमेजिन करें कि ये कैपिलरी है और कैपिलरी के बाहर बच्चों यहाँ पे जो है वो टिश्यू पड़े हैं, बॉडी टिश्यूज है। अब उसमें मैंने आपको बताया था बॉडी टिश्यूज के अंदर जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है और स्टूडेंट्स उस सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। वो जो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है वो उन टिश्यूज से निकल कर जो है वो इस ब्लड कैपिलरी के अंदर दाखिल हो गई। अब बच्चों जब ब्लड कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो बच्चों इस कार्बन डाइऑक्साइड का 8% हिस्सा, ठीक है, ये जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है बच्चों, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, मैं आपको आगे फिर बता दूंगा कि ब्लड के अंदर बच्चों जो वाटर और वाटर के अंदर जितनी भी चीजें जो है वो डिसॉल्व हुई होती हैं, ठीक है, उसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इससे भी आसान करना चाहें तो ब्लड के अंदर से अगर आप रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन तीनों को निकाल दें तो बाकी जो भी चीज बचेगी बच्चों वो क्या है, वो प्लाज्मा है। तो बच्चों 8% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो इस प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर मूव करती है। ठीक है, अब बच्चों जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर मूव करती है तो 20% के करीब जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और बच्चों बाकी की जो 72% की कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है। अब वो बाइकार्बोनेट आयन बनता कैसे है बच्चों, आए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इन रेड ब्लड सेल, कार्बन डाइऑक्साइड देखें बच्चों यहां से प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो रही है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है। तो बच्चों जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर दाखिल होती है तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो एक एंजाइम होता है, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बच्चों इसके पास ये सलाहियत होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों को मिलाकर जो है वो इससे कार्बोनिक एसिड बना सकता है, H2CO3, इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। बच्चे जो कार्बोनिक एसिड है ये फौरन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है बच्चों, आपको पता है जो एसिड है, एसिड के पास जो है ये सलाहियत होती है कि वो हाइड्रोजन आयन जो है उसको डोनेट कर सकता है। तो बच्चों बाइकार्बोनेट आयन जो है ये तब बनता है जब कार्बोनिक एसिड जो है वो एक हाइड्रोजन आयन को अलग कर देता है। यहां से H पॉजिटिव अलग हो गया तो बच्चों यहां पे देखें आपके पास बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बन गया। अब बच्चों मैंने आपको जब इससे पिछले लेक्चर के अंदर बोहर्स इफेक्ट पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो हाइड्रोजन आयन है बच्चों ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। अब बच्चों हीमोग्लोबिन के साथ देखें O8 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है ये आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने की सलाहियत रखता है। ठीक है,
एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? 8। तो बच्चों उसने HBO8 इसी को लिखा हुआ है। तो बच्चों जैसे ये हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, तो जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के दरमियान अफिनिटी है, ये जो चाहत है बच्चों, ये खत्म हो जाती है और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन के एटम्स उसने लिखे हुए हैं और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उसने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को जो है वो समझ लेना है कि बात एक ही है। जैसे बच्चों ये हाइड्रोजन आयन जो है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन आयन जो है, ये हीमोग्लोबिन Hb बच्चों हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ मिला, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। फिर बच्चों जो रिलीज हुई ऑक्सीजन है, ये फिर जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज करती है और प्लाज्मा से फिर बच्चों आगे टिश्यूज के अंदर जो है वो चली जाती है। बच्चों ये तो था बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, इसको हमने जो है वो इससे पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिया। बच्चों जो हमारा मेन फोकस है वो है बाइकार्बोनेट आयंस के ऊपर। अब बच्चों जब इस तरह से बाइकार्बोनेट आयंस बन जाते हैं, तो फिर बच्चों सेल मेम्ब्रेन जो है, रेड ब्लड सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम ट्रांसपोर्टर का नाम देते हैं। बच्चों उस प्रोटीन के जरिए इस बाइकार्बोनेट आयन को जो है वो प्लाज्मा में भेजा जाता है। अब बच्चों जाहिर सी बात है, एक नेगेटिव आयन जो है वो रेड ब्लड सेल से निकलकर प्लाज्मा के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आयन की कमी हो जाएगी और प्लाज्मा के अंदर एक नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों इससे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है सेल की, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सेल अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, चार्जेस जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ठीक है, चार्जेस का तवाजुन बरकरार रखने के लिए सेल क्या करता है, सेल जिस प्रोटीन के जरिए जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाहर जाती है, उसी प्रोटीन के जरिए बाहर से प्लाज्मा से एक नेगेटिव चार्ज जिसका नाम है क्लोराइड आयन, इस क्लोराइड को प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर भेज देता है ताकि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है बच्चों वो बैलेंस रहे, वो बराबर रहे। ठीक है, और बच्चों इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट का। किसका नाम देते हैं बच्चों? क्लोराइड शिफ्ट का नाम देते हैं। और इसी प्रोसेस को जो है वो हम हैमबर्गर फिनोमिना का नाम भी देते हैं। तो बच्चों ये बातें जो अभी हमने की बच्चों, इनको हम जो है वो थ्योरी से स्टडी करते हैं। बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले आप फॉर्मेशन ऑफ जो है वो कार्बोनिक एसिड की हेडिंग देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर दाखिल होती है और वाटर के साथ मिलती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है। और बच्चों ये जो फॉर्मेशन है कार्बोनिक एसिड की, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की मौजूदगी में होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर दाखिल हुई, वाटर के साथ मिली, कार्बोनिक एसिड बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। बच्चों यहाँ पे एक और बात नोट करें, यहाँ पे देखेंगे जो आपको डबल एरोज नजर आ रहे हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की इंडिकेशन है। बच्चों इसका मतलब ये है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इसके पास ये सलाहियत है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसको मिलाकर कार्बोनिक एसिड बना दे, और इसके पास ये भी सलाहियत है कि इस कार्बोनिक एसिड से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दे। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना है। ठीक है, बच्चों इसी तरह से यहाँ पे देखें कार्बोनिक एसिड जो है वो टूटकर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसी तरह बच्चा एट द सेम टाइम ये दोनों मिलकर दोबारा से जो है वो कार्बोनिक एसिड भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों साइड्स के अंदर जो है वो चल रहा है। आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। बच्चों इसके बाद देखें अगली आप हेडिंग देंगे डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। बच्चों जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसोसिएट, वो टूट जाता है हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है बच्चों, ये वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि बच्चों जो कार्बोनिक एसिड है ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। बच्चों आप इसको लाजमी तौर पे अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट डाउन कर लें ताकि आपको इसकी बेहतर तौर पे समझ आ सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डायग्राम। तो आगे देखें, वो कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन है रेडियली वो फौरन से एसोसिएट मिल जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, एंड ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज रिलीज टू द टिश्यू। यहां पे देखें बच्चों, अब ये हाइड्रोजन आयन बच्चों जो कि बाइकार्बोनेट आयन के साथ कार्बोनिक एसिड से प्रोड्यूस हुआ, तो बच्चों जब ये हाइड्रोजन आयन जो है वो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फौरन से अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर देगी और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और बच्चों ये जो ऑक्सीजन है इसको प्लाज्मा के अंदर, रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा और प्लाज्मा से फिर बॉडी टिश्यूज के अंदर इसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे देखें, वो कहते हैं while the bicarbonate ions moves out from red blood cells into the plasma। जबकि बच्चों ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर बने बच्चों, ये जो हैं ये रेड ब्लड सेल को छोड़कर कहाँ पे चले जाएंगे? प्लाज्मा के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगली आप हेडिंग देंगे हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो याद करना है। जब बच्चों आपसे हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप बच्चों अगर आप सिर्फ ये वाली फिगर भी बना देते हैं तो भी इनफ है। ठीक है, आप थ्योरी ना लिखें, आप सिर्फ ये वाली फिगर बना दें तो बल्कि आप इससे एग्जामिनर के ऊपर ज्यादा बेहतर इंप्रेशन डाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको प्रॉपर लेबल कर देंगे दिस इज द क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना, तो आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए हैमबर्गर फिनोमिना क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, तो आप सिंपल अगर ये फिगर भी बना देंगे तो भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो जाएगा। बल्कि मैं कहता हूँ थ्योरी से बेहतर है कि आप
इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसी फिगर को जो है वो ड्रॉ करें और साथ यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना इसको लेबल कर दें। मुझे यहाँ पे देखें बच्चे हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इज फैसिलिटेटेड। बच्चे जो बाइकार्बोनेट आयंस की रेड ब्लड सेल से बाहर जो मूवमेंट है बच्चों इसको फैसिलिटेट किया जाता है, इसको सहूलतकारी फराहम की जाती है बाया ट्रांसपोर्टर, एक ट्रांसपोर्टर के जरिए जो कि बच्चों रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये आमतौर पर प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टर्स का काम करती हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक प्रोटीन मौजूद होती है जो कि बाइकार्बोनेट आयन को रेड ब्लड सेल से बाहर प्लाज्मा के अंदर भेजती है और बच्चों ये जो प्रोटीन है ये एट अ सेम टाइम प्लाज्मा से एक क्लोराइड आयन को रेड ब्लड सेल के अंदर भी लेकर आती है। ठीक है, तो आगे देखें दैट एक्सचेंजेस वन क्लोराइड आयन फॉर अ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है बच्चों, एक बाइकार्बोनेट आयन जो कि बाहर जाता है उसके बदले में बाहर से एक क्लोराइड आयन को अंदर लेकर आता है। बच्चों अब ये जो फिनोमिना है इसको हम क्लोराइड शिफ्ट का नाम देते हैं या फिर इसे हम हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। बच्चों हैमबर्गर असल में उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस फिनोमिना को सबसे पहले डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम की बुनियाद पर बच्चों हम इसे हैमबर्गर फिनोमिना का नाम देते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें जो समझने वाली बात है वो ये है कि बाइकार्बोनेट आयन बच्चों प्लाज्मा के अंदर आ गए। अब बच्चों जब ये ब्लड, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और उसी के साथ बच्चों प्लाज्मा, ठीक है, ये दोनों मिलकर ही ब्लड बनाते हैं ना, तो बच्चों जब ये जो ब्लड है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप इसको कह लें बच्चों, जब ये है जो है ये दिल तक पहुंचेगा और दिल से जो है वो लंग्स तक पहुंचेगा। लंग्स में जाके बच्चों ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद है बच्चों ये किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाएगा और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्वेलाई के अंदर दाखिल हो गए। तो बच्चों जब ये लंग्स पे जाते हैं बाइकार्बोनेट आयन लंग्स के पास पहुंचते हैं, ठीक है, तो बच्चों वहां पर क्या होता है वहां पर एल्वोलाई के अंदर बच्चों आपको पता है बाहर से जो है जब एयर आती है, जब हम सांस लेते हैं तो एल्वोलाई जो है वो एयर से भर जाते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। ऐसा ही है, तो एल्वोलाई के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो बच्चों अब ये जो कम पार्शियल प्रेशर है ना कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों, ये जो है ये स्टिमुलेट करता है, मुतहर्रिक करता है इन पल्मोनरी कैपिलरीज के प्लाज्मा के अंदर मौजूद जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं कि वो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट के अंदर जाएं। ठीक है, जिसको आप रिवर्सल ऑफ हैमबर्गर फिनोमिना भी कह सकते हैं। मतलब अब हैमबर्गर फिनोमिना बच्चों रिवर्स होगा। रिवर्स कैसे होगा बच्चों, पहले जो है वो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो सेल से बाहर जा रहे थे। ठीक है, सेल से बाहर जाने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ई फ्लक्स। ठीक है, ई मतलब आप एग्जिट से याद रखें। ठीक है, ई एग्जिट और आई मतलब इन। ठीक है, पहले बच्चों बाइकार्बोनेट आयन का ई फ्लक्स हो रहा था, वो बाहर जा रहे थे, लेकिन अब बाइकार्बोनेट आयन का इन फ्लक्स हो रहा है, वो अंदर आ रहे हैं। और बच्चे जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये क्या जा रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं, इनका ई फ्लक्स हो रहा है, ये सेल से क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो यहां पे देखिए क्लोराइड आयन जो है वो आउट होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन इन होते हैं। अब बच्चों जैसे यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस आते हैं, ठीक है, तो बच्चों अब फिर ये एक हाइड्रोजन आयन के साथ मिलते हैं और क्या बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। फिर बच्चों जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है इस कार्बोनिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट करता है। और बच्चों फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका पार्शियल प्रेशर जो कि ज्यादा होता है तो बच्चों ये इस एल्वोलाई के अंदर जो है वो डिफ्यूज कर जाती है। और बच्चों जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, तो आपने इस चीज को समझना है कि जब बाइकार्बोनेट आयंस लंग्स के लेवल पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो एल्वोलाई के अंदर मौजूद जो कम पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों वो बाइकार्बोनेट आयंस को जो है वो फोर्स करता है कि आप जो है वो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट के अंदर जाएं। ठीक है, रिवर्स हैमबर्गर फिनोमेना के अंदर जाएं और दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई के अंदर भेजा जाए और वहां से फिर बॉडी से बाहर रिलीज किया जाए। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है अच्छी तरह से याद रखना है। मुझे आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में आखिर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होती कैसे है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो सेकंड तरीका है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, जिसके जरिए तकरीबन 20% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, वो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब बच्चों आए हम इसको जो है वो रीड करते हैं। मुझे सबसे पहला एमसीक्यू जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, 20% के करीब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में मुंतकिल किया जाता है जब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो ब्लड में ज्यादा होता है टिश्यूज की निस्बत। बच्चों आपने इस चीज को समझना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो है वो यहाँ पे बताया था कि पहले क्या था, जब पीछे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम था और टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। तो बच्चों यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर मूव की तो बच्चों जब अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से इस ब्लड के अंदर आ गए और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलकर टिश्यूज के अंदर आ गई। तो बच्चों अब जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर
इन टिश्यूज की निस्बत कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब इस ब्लड के अंदर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों वो यही बात लिखता है, वो कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो ब्लड में ज्यादा होता है टिश्यूज की निस्बत। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों, वो ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। बच्चों ग्लोबिन चेन से क्या मुराद है? हम इसको समझने के लिए आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। वैसे हम हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है बच्चों उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है उसके हवाले से बुनियादी सी बातें बता देता हूँ। बच्चों जो एक हीमोग्लोबिन है ना, उसके अंदर 4 चेन्स होती हैं। ठीक है, आपको नजर आ रही हैं 4 चेन्स हैं। ठीक है, अब बच्चों जो चेन्स है ना, ये असल में पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन बच्चों क्या होती है? एक ऐसी चेन जो कि कई सारे अमाइनो एसिड्स के आपस में मिलने से बनती है, इसको हम जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और बच्चों अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है तो आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है ये प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है। प्रोटीन के हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब बच्चों इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन्स को असल में हम ग्लोबिन चेन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? ग्लोबिन चेन्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो ज़हन में रखना है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो चेन्स हैं इसको हम जो है वो प्रोटीन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। प्रोटीन बच्चों आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो बच्चों ये हीमोग्लोबिन का ये जो चेन्स हैं, ये हीमोग्लोबिन का वो पोर्शन है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से हम इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, इसी को हम ग्लोबिन चेन कहते हैं और इसी को हम प्रोटीन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसी को बच्चों हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं, इसी को हम ग्लोबिन चेन का नाम देते हैं, इसी को हम प्रोटीन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके बाद बच्चों ये जो आपको ग्लोबिन चेन्स नजर आ रही हैं बच्चों, इनके सेंटर के अंदर ये जो आपको बच्चों पिंक कलर की एक स्लाइड सी नजर आ रही है बच्चों, ये जो है ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस ग्रुप का नाम है हीम ग्रुप। क्या नाम है बच्चों? हीम ग्रुप। और हीम ग्रुप के सेंटर में बच्चों जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है सर्कल सा बच्चों, ये आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, हर ग्लोबिन चेन के अंदर एक हीम ग्रुप होता है और हर हीम ग्रुप के अंदर एक आयरन का एटम मौजूद होता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हर ग्लोबिन चेन के अंदर एक हीम ग्रुप होता है और हर हीम ग्रुप के अंदर एक आयरन का एटम मौजूद होता है। तो जो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ग्लोबिन चेन्स हैं, तो इसके अंदर 4 ही हीम ग्रुप्स हैं और 4 ही आयरन के एटम्स मौजूद हैं। क्लियर बच्चों, ये जो है ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, हम इसकी तफसील इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब बच्चों होता क्या है, मैंने आपको बताया था एक हीमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने की सलाहियत रखती है। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये इस हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप के अंदर जो आयरन मौजूद होता है ना उसके साथ बाइंड करते हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन जो है वो इन आयरन के साथ बाइंड करते हैं। तो इस तरह से बच्चों एक हीमोग्लोबिन जो है बच्चों वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जो है वो कैरी करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि उसके अंदर 4 हीम आयरन जो है वो मौजूद होते हैं। जबकि बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनके साथ बाइंड नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो इन ग्लोबिन चेन्स के साथ बाइंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो भी इस तरह से 4 कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों इन ग्लोबिन चेन्स के साथ जो है वो बाइंड होती है। बच्चों होपफुली आपको जो है ये स्लाइड अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब बच्चों आपको ये लाइंस जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। बच्चों आपकी बुक में एक बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप हेडिंग दे सकते हैं अटैचमेंट साइट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू द प्रोटीन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब बच्चों प्रोटीन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन से क्या मुराद है? ग्लोबिन चेन, जिसको हमने पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा था। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पोर्शन के साथ जुड़ती है, जबकि जो ऑक्सीजन है बच्चों वो हीम आयरन के साथ जुड़ती है। सो बोथ डू नॉट कंपीट फॉर अटैचमेंट टू हीमोग्लोबिन। इसी वजह से बच्चों दोनों जो हैं वो हीमोग्लोबिन पर अटैचमेंट के लिए जो है मुकाबलाबाजी नहीं करते। ठीक है, ज़हन में रखें कंपटीशन हमेशा कब होता है बच्चों? जब जो है दो चीजों ने एक गोल हो, जब दो चीजों का एक गोल होना तब कंपटीशन डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का जो गोल है बच्चों वो हीम आयरन है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का गोल है वो प्रोटीन पोर्शन है हीमोग्लोबिन का। तो दोनों को बच्चों जो है वो अटैचमेंट के लिए किसी भी किस्म का कंपटीशन नहीं करना पड़ता। एक हीमोग्लोबिन बच्चों ठीक है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है, एट द सेम टाइम बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने बच्चों अपनी जो हीमोग्लोबिन है उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अलग जगह पे अटैच करना है और ऑक्सीजन को अलग जगह पे अटैच करना है। बच्चों होपफुली आपको यहां तक चीजें जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इसके बाद बच्चों जो थर्ड तरीका है जिसके जरिए 8% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज से लंग्स तक, बच्चों ये है एज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। इसमें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व करके जो है वो लंग्स तक भेजा जाता है। बच्चों मैं प्लाज्मा के हवाले से आपको दोबारा बता देता हूँ। बच्चों हमारे ब्लड के अंदर जो है वो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज कहते हैं, दूसरे को हम प्लाज्मा कहते हैं।
बच्चों ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, और सेल लाइक बॉडीज जो हैं बच्चों इसके अंदर प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ये असल में सेल्स नहीं होते बल्कि सेल्स की तरह के छोटे छोटे से जो है वो फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। बच्चों अब ये मिलकर जो है वो खून का 45% के करीब हिस्सा बनाते हैं, जबकि बाकी 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा के अंदर जो क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो बच्चों अगर आप ब्लड से, ठीक है, इन ब्लड सेल्स को निकाल दें तो बाकी जो चीज बचती है वो प्लाज्मा है। तो इस प्लाज्मा के अंदर बच्चों 8% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हल होकर टिश्यूज से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो जहन में रखना है। यहाँ पे देखें बच्चों इसके हवाले से बहुत थोड़ा लिखा हुआ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर दाखिल होती है टिश्यू से, जो कैपिलरी है उसके अंदर जो पीछे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जब ऑक्सीजन को रिलीज करता है तो एट अ सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस ब्लड के अंदर दाखिल होती है। तो बच्चों उसकी बहुत थोड़ी मिकदार 8% के करीब वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद जो वाटर है उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। बच्चों मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा के अंदर जो है सबसे ज्यादा वाटर मौजूद होता है और बाकी फिर ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जो वाटर है बच्चों उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है और तकरीबन 8% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल कर बच्चों इस कैपिलरी के अंदर गई तो यहाँ पे आपको जो बाहर फ्लूइड नजर आ रहा है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, इसके अंदर 8% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व हो जाती है। इसके बाद बच्चों जब तीनों तरीके हो जाते हैं मुकम्मल तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लंग्स के जरिए रिमूव किया जाता है, ठीक है। जब ब्लड बच्चों इन तीनों तरीकों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, द ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दीज 3 फॉर्म टू लंग्स। ये जो ब्लड है वो इन तीनों शक्लों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक पहुंचता है। अब बच्चों लंग्स में जो एल्वोलाई है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के कम पार्शियल प्रेशर की वजह से कन्वर्जन होती है कार्बोनिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बच्चे ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। जब मैंने आपको जो है वो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट पढ़ाई थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब ये बाइकार्बोनेट आयंस बच्चों लंग्स तक पहुंचते हैं तो इस कैपिलरी के अंदर बच्चों, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो नॉर्मली ज्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो बच्चों ये जो कम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है ये इस प्लाज्मा के अंदर मौजूद जो बाइकार्बोनेट आयंस है उनको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट के अंदर दाखिल करवाता है, जिसके नतीजा में बच्चों क्या होता है, ठीक है, जो बाइकार्बोनेट आयन है वो प्लाज्मा से दोबारा रेड ब्लड सेल के अंदर मूव करते हैं और बदले में जो क्लोराइड आयन है वो रेड ब्लड सेल से दोबारा प्लाज्मा के अंदर मूव कर जाता है। उसके बाद बच्चों बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है उस कार्बोनिक एसिड को तोड़कर उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देती है। फिर बच्चों इस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। तो बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ ब्लड, ये ब्लड से निकल जाती है इनटू द एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर दाखिल हो जाती है सो दैट इट कैन लीव द बॉडी इन द नेक्स्ट एक्सलेशन, ताकि जब अगली मरतबा सांस को बाहर निकाला जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों ये बॉडी से बाहर निकल जाए। तो आपने इस चीज को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपकी बुक के अंदर जो है एक छोटा सा बॉक्स लिखा हुआ है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का जिक्र है। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे देखें कार्बन, कार्बन के साथ बच्चों अगर एक ऑक्सीजन का एटम होगा तो इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन के साथ अगर 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर एक ऑक्सीजन का एटम होगा तो इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। बच्चों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक जहरीली गैस है, ठीक है। बच्चों ये प्रोड्यूस कैसे होती है सबसे पहले इसको देखें। बच्चों आपने यहाँ पे जो है ना वो कंबस्शन का कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। कंबस्शन किसे कहते हैं बच्चों, किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करना, जलाना, इसे हम कंबस्शन कहते हैं। बच्चों अगर आप हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की वाफर मिकदार देते हैं, ठीक है, काफी सारी ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो बच्चों वो जो हाइड्रोकार्बन है वो मुकम्मल तौर पर बर्न होता है, मुकम्मल तौर पर जलता है और उससे बच्चों वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। जब कंप्लीट कंबस्शन होती है तो उसके नतीजे में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आप यहाँ पे अगर मिथेन ले लें, मिथेन, तो बच्चों इससे क्या होता है, जब मिथेन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होगी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन बच्चों जब इसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की कम सप्लाई के अंदर बर्न किया जाता है, ठीक है, तो बच्चों इसे हम इनकम्प्लीट कंबस्शन कहते हैं। तो बच्चों इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जब हाइड्रोकार्बन को महदूद ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर बर्न किया जाता है तो उसके नतीजे में वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और सिंपल कार्बन जो है ये भी बनता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन के जरिए होती है। यहाँ पे देखें बच्चों सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की आप हेडिंग देंगे, यहाँ पे देखें इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। बच्चों जो फ्यूल्स हैं ईंधन, ठीक है, उनकी जो इनकम्प्लीट कंबस्शन है, अब फ्यूल्स के अंदर क्या आ जाता है, लकड़ी आ जाती है, गैसोलीन कहते हैं पेट्रोल को,
उसके बाद बच्चों प्रोपेन, प्रोपेन जो है बच्चों ये एक अल्केन है 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाले अल्केन को हम प्रोपेन का नाम देते हैं। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए C3H8, ठीक है, आप अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़कर आए हैं। उसके बाद बच्चों नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो है वो कुदरती गैस जिसमें मिथेन आ जाती है CH4, जिसको हम घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब इनकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोड्यूस होते हैं अगर गैस के जो हीटर्स हैं, ठीक है, उनको आप सारी रात जो है वो जलता छोड़ दें एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर, एक बंद माहौल के अंदर जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हवा का प्रॉपर गुजर नहीं है, तो वहां पर आप गैस के हीटर्स को मुसलसल जो है वो जलता छोड़ दें, तो वहां पर बच्चे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस कमरे के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। अब बच्चों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये टॉक्सिक गैस है। क्यों टॉक्सिक गैस है बच्चों? क्योंकि इसकी अफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की अफिनिटी कंपेयर करें ऑक्सीजन की अफिनिटी के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों जो उसकी हीमोग्लोबिन के साथ चाहत है, अफिनिटी है, वो ऑक्सीजन के निस्बत 200 से 250 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी बच्चों हीमोग्लोबिन जो है उसके पास चॉइस होगी कि वो या कार्बन मोनोऑक्साइड को ले या वो ऑक्सीजन को ले, तो वो फौरन से कार्बन मोनोऑक्साइड को पिक करेगा। और बच्चों यहां पर एक और दूसरी बात कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बच्चों वो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम आयरन मौजूद है उन्हीं के साथ बाइंड करती है। आपको पता है ऑक्सीजन हीम आयरन के साथ बाइंड करती है, लेकिन बच्चों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी उसी जगह पे जाके बाइंड करती है जिस जगह पे जाकर ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो बच्चों होता ही है कि जब हम सांस के जरिए जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अलवलाय के अंदर जाती है, तो वहां पे बच्चों जो गैसियस एक्सचेंज होना है, तो वहां पर बच्चों अब ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन नहीं लेते, बल्कि क्या लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं। अब उस कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारी बॉडी जो है वो आगे जाके सेलुलर रेस्पिरेशन तो नहीं ना कर सकती, जिसकी वजह से बच्चों बॉडी जो है वो हाइपोक्सिया का शिकार हो जाती है। बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है, और ऑक्सीजन का लेवल जब कम होता है, ठीक है, तो ब्रेन के टिश्यूज को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो बच्चों इससे जो है वो सबसे पहले लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, होशो हवास जाते हैं, और उसके बाद जो है उससे डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, वो कहते हैं इट एंटर्स द बॉडी, ये जिस्म के अंदर दाखिल होती है थ्रू इनहेलेशन, सांस के जरिए, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, और फिर ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है बहुत ज्यादा अफिनिटी, अफिनिटी कहते हैं चाहत को, ठीक है, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की निस्बत ये बहुत ज्यादा चाहत के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। थस बाइंडिंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इस तरह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है, ठीक है, ये बच्चों अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है उसको कम कर देती है। कौन सी हीमोग्लोबिन? जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है, बॉडी टिश्यूज को, और वो कौन सी हीमोग्लोबिन है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जब बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी तो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगी, और बच्चों जो ऑक्सीजन है उसको नहीं लेगी, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तादाद कम हो जाएगी, और बॉडी टिश्यूज को जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है बच्चों वो भी नहीं होगी, जिसके नतीजा में जो बॉडी टिश्यूज हैं वो हाइपोक्सिया के अंदर चले जाएंगे। हाइपो बच्चों कहते हैं कम, ऑक्सिया ऑक्सीजन के बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों। इसे हम जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है? बहुत आसान है। सिम्टम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में इंक्लूड हेडेक, सरदर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, वीकनेस, कमजोरी, नोजिया, मतली होना, नोजिया कहते हैं मतली होना, दिल खराब होना, जब आपको, ठीक है, वॉमिटिंग से पहले की जो कैफियत होती है, ठीक है, जिसमें आपको पता चल रहा होता है कि वॉमिटिंग जो है वो होने वाली है, उस जो कैफियत है उसको हम नोजिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूजन, परेशानी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस उखड़ने लगता है, सांस में कमी आने लगती है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, होशो हवास का जो है वो चले जाना, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है बच्चों, आपने इसके अच्छी तरह से याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इन सवेर केसेस, कुछ शदीद केसेस के अंदर बच्चों ये मुसलसल परमानेंट ब्रेन डैमेज कॉज करता है, ठीक है, और उससे डेथ भी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि ब्रेन डैमेज जो है ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी टिश्यूज को बच्चों जब हाइपोक्सिया होगा, उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर एटीपी की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो सेल्स अपना काम नहीं कर सकते, जिसके नतीजा में जो है वो हाइपोक्सिया हो सकता है। इसके बाद बच्चों आपको जो है वो एक फिगर नजर आ रही है, ठीक है, ये पिक्चर है, ये मरी की है। 2022 के अंदर मरी के अंदर जो है वो एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जो गाड़ियां थी, ठीक है, वो बर्फ से ढक गई थी, और उन लोगों ने जो कि गाड़ियों के अंदर बैठे थे उन्होंने अपने जो है वो हीटर चलाए हुए थे, ठीक है, और गाड़ी का ये जो रेडिएटर है जिसके जरिए धुआं बाहर निकलता है वो भी बंद हो गया था। अब बच्चों जब वो मुसलसल हीटर चलते रहे तो उन्होंने वो जो फ्यूल है, पेट्रोल है, वो बच्चों बर्न होता रहा। तो बच्चों एक वक्त आया कि उसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन शुरू हो गई। इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजा में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनना शुरू हुई। वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों वो गाड़ी के अंदर ही फिर एक्यूमुलेट होती रही। तो गाड़ी में मौजूद जितने भी लोग बैठे थे बच्चों, वो जो है वो पहले बेहोश हुए और फिर उनकी जो है वो डेथ हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से आपने याद रखना है ये कलरलेस और ओडोरलेस गैस है।
कलरलेस का मतलब ये बेरंग गैस है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, आप कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वो सूंघ रहे हैं, ठीक है। तो कलरलेस और ओडोरलेस गैस है, इसी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, ठीक है। और बच्चों इसी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से 2022 के अंदर, ठीक है, मरी में तकरीबन 23 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी, ठीक है। इसी तरह मुझे और भी बेतहाशा केसेस हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से लोगों की डेथ्स हुई हैं, आप इनको जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने किस चीज़ का एहतियात करना है, आपने जो है उस चीज़ का एहतियात करना है कि हीटर्स जो हैं, गैस के हीटर्स, उनको जो है वो क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो जलता नहीं छोड़ना, बल्कि उनको प्रॉपर बंद करना है। अगर हीटर जलाने हैं तो उसमें वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से जो है वो बचा जा सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।